किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी मीडिया हाउस के लिए, किसी भी न्यूज चैनल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जब जमीन से जुड़े लोगों का समर्थन उसे मिलने लगे और दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग ये कहने लगे कि आपने जो दिखाया बिल्कुल सच दिखाया और वो खबर एक मुहिम बन जाए। और हमें आज इस बात का बहुत संतोष है, खुशी है कि जी न्यूज के साथ और डीएनए के साथ आपका समर्थन लगातार बना हुआ है। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको जमीन जिहाद के बारे में बताया था जो जम्मू में लगातार हो रही थी। ये जिहाद वाला षड्यंत्र तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। कहा जा रहा है कि ये 25,000 करोड़ का घोटाला है जो कि नेताओं की नाक के नीचे हो रहा था, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े अफसर और नेता शामिल हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान की भी एक साजिश हो सकती है क्योंकि कुछ खास लोगों को ही सरकारी जमीनों का मालिक वहां पर बना दिया। और उस दिन के बाद से ही कुछ डिजाइनर पत्रकार, इस देश के बुद्धिजीवी और जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, उन्हें यह खबर बहुत चुभ गई। हमने ऐसे लोगों की कभी परवाह नहीं की। हम परवाह करते हैं अपने दर्शकों की, आप सबकी। आज हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि उस खबर का जमीन पर क्या असर हुआ है और हमारे दर्शक जिन्होंने वो खबर देखी है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। दिस प्रोग्राम वाज एक स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन, जिनको हम कहते हैं कि मतलब एक बिल्कुल चौंकाने वाले तथ्य कुछ सामने आए कि जहां पे आप कुछ एरियाज दिखा रहे थे, तभी बेड के एरिया जहां पे जा नहीं सकते अंदर, मगर आपने फिर भी कवरेज करके उन एरियाज को दर्शाया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जी न्यूज ने बहुत ही एक साहसी कार्य जो करा है, बहुत अच्छा काम किया है। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन जो जितनी हो सकती है सारी एरियाज को लेके, मोर पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस, ये तो 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनको लेके जरा और भी कुछ तथ्य सामने आएंगे और साहब के सामने लाने चाहिए ये तथ्य। इसके लिए जी न्यूज का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा जी न्यूज को, जी न्यूज के चीफ एडिटर सुधीर चौधरी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम एक्सपोज किया। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये पूरी की पूरी जम्मू की जो राजनीति चलती है, ये जम्मू कश्मीर की राजनीति जिसको सदैव रियासत बोला करते थे, जो कश्मीर सेंटर की राजनीति चलती थी इनकी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने के लिए, वो पूरी की पूरी एक्सपोज हुई है। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इस पे कोई बात भी नहीं करता है और ये सबको जानना जरूरी भी है आज की डेट में। ये मैं इसके लिए तो उनको थैंक्स भी बोलूँगा जी न्यूज़ के लिए, ताकि वो और भी ऐसे मुद्दे लेके आएँ ताकि लोगों को वो अवेयर कर सकें कि हाँ क्या चीज़ें कहाँ चल रही हैं। जी न्यूज़ ने जो ये साहसी काम किया है उनको बधाई दूंगा कि ये चीज पूरे देश दुनिया के सामने लेके आई है। वो जो ऑपरेशन करके आए, ये पूरा बाइट लेके आए या पूरा जो चीज बनाया, बहुत साहस का काम है। जमीनी हकीकत को लोगों के सामने पेश किया, तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दी, इस तरह की खबरों को प्रमुखता से लोगों को दिखा करके, बता करके। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, लोगों को जागृत करने की कोशिश की है कि हमेशा जो सरकारी स्कीमें हैं उसके बारे में जागृत रहे और अगर कहीं भी अन्याय हो उसका पुरजोर विरोध करें। देख सोचता हूँ कि बहुत अच्छा पहल किया जी न्यूज़ ने, इसको दिखा के कि अब जागरूक कर रहे हैं कि सरकार एक ही वर्ग को वजह सबको एक ही नजर से देखे तो बहुत अच्छा रहेगा। जम्मू के एक संवेदनशील विषय को कल अपने डीएनए में जगह दी और उसको डिस्कस किया। मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहले भी बोल चुका हूं कि जम्मू में जब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रोशनी एक्ट लाकर जम्मू की जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है और स्टेट लैंड है, हमारे प्रदेश की जो जमीन है, वो आतंकवादी, अलगाववादी और जो देशद्रोही ताकतें हैं उनको दी हैं। उन्होंने जम्मू के इस आउटर सर्कल में अपने घर, अपनी बिल्डिंगें बनाकर वहां से देश विरोधी ताकतों को हमेशा समर्थन दिया है और खुद भी देश विरोधी ताकतों में मिला उतरे हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी घर आते हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने घर बनाकर जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों के लिए खतरा पैदा किया है। मैं पुनः सुधीर चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद को उसके रोशनी एक्ट से एक्सपोज कर दिया, जो सरासर देशद्रोही एक्ट था। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर जम्मू के लोगों से यह आग्रह करता हूं कि एक होकर इसके खिलाफ आवाज उठाओ और जितनी भी हमारे प्रदेश की जमीन है जो सरकारी है उसको खाली करवाने में हम पूरे लोग मिलकर अपनी सरकार का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आप सब जानते हैं, आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में रहते हो,
हर शहर में, हर राज्य में एक इलाका ऐसा होता है जहां पुलिस भी जा नहीं सकती। जम्मू में भी एक इलाका ऐसा है जहां बाहर का कोई आदमी जा नहीं सकता, जहां पुलिस भी जा नहीं सकती। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हर शहर में एक शाहीन बाग शुरू हो गया है, एक इलाका शाहीन बाग बन गया है हर शहर में जहां कोई जा नहीं सकता। और हम वहां पर गए, हमने ये रिपोर्ट पूरे देश को दिखाई और यही रिपोर्ट कुछ खास लोगों को चुभ गई, बहुत बुरी लग गई और उसके बाद से हमारी ट्रोलिंग शुरू हो गई। उसके बाद से जी न्यूज के खिलाफ एक अभियान पूरा चलाना शुरू हो गया और जो अंग्रेजी बोलने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं, उसमें कुछ फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं, कुछ डिजाइनर पत्रकार हैं, कुछ पुरानी सरकारों के दरबारी लोग हैं जिन्होंने पुरानी सरकारों से पुरस्कार लिए हुए हैं। ये सारे के सारे लोग एकजुट हो गए और उसके बाद इन्होंने धीरे 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 ट्रोलिंग शुरू कर दी। अब आपने ये भी आपको देखना होगा कि जब इनकी ट्रोलिंग होती है तो ये कहते हैं कि इस देश में असहनशीलता बढ़ रही है, लेकिन जब ये दूसरों की ट्रोलिंग करते हैं तब इन्हें वो असहनशीलता दिखाई नहीं देती। इसलिए देश का पूरा की पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग इस समय एक साथ इकट्ठा हो गया है। आप जानते हैं ये लोग अपने घरों से बाहर तो निकलते नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इकट्ठा होते हैं। ये जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग कभी नहीं कर सकते, उन लोगों के साथ कभी धरने प्रदर्शन पर बैठ नहीं सकते, सिर्फ अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर ही अपना एजेंडा चलाते हैं। तो ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, सब के सब अपने मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाहर तो ये निकल नहीं सकते। ये सारे लोग वो हैं कि जब हिंदू आतंकवाद की कोई खबर आ जाती है तो तालियां बजाते हैं, उसे बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन अगर किसी ने जिहाद का नाम भी ले लिया तो फिर उसकी शामत आ जाती है। तो आज हमने 4 तर्कों के आधार पर अपना एक और जवाब इन सारे लोगों के लिए तैयार किया है। ये सारे लोग हम जानते हैं कि इनके विचार बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, उन्हें जरूर पता होना चाहिए कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके पीछे वजहें क्या है। हमारा पहला तर्क यह है कि दिल्ली के दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की जिस तरह से हत्या की गई वो तरीका बगदादी के जिहादियों का नहीं तो फिर किसका था। ISIS के आतंकवादियों की तरह पहले अंकित के शरीर पर एक काला कपड़ा डाला गया, फिर उन्हें निर्वस्त्र किया गया और आखिर में 400 बार चाकुओं से वार करके उस नौजवान की हत्या कर दी गई। अब आप खुद सोचिए, इस दुनिया में इतने क्रूर तरीके से हत्या कौन करता है। इसकी जो परंपरा शुरू की थी वो ISIS ने की थी, बगदादी ने शुरू की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि बगदादी ऐसी हत्याओं का वीडियो बनाकर डालता था, अभी हमारा देश वहां तक नहीं पहुंचा है। अब आप देखिएगा अगली बार इसके वीडियो भी आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इतनी कट्टरता, इतनी नफरत, इस तरीके से हत्या करने का तरीका कहां से आया। हमारा दूसरा तर्क दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए की गई फंडिंग से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने जी न्यूज को यह बताया कि राजधानी में दंगे फैलाने के लिए PFI ने कई लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसा डाला, जिनमें कई बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग भी शामिल हैं। क्या आतंक फैलाने वाले जिहादियों को भी इसी तर्ज पर फंडिंग नहीं की जाती है? हमारा आज ये तर्क है। PFI इन दंगों की फंडिंग कैसे कर रहा था? PFI विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग कैसे कर रहा था? PFI का शाहीन बाग से क्या कनेक्शन है? और ये सारी की सारी चीजें एक ही जिहाद से जुड़ी हुई हैं, इसके पीछे एक ही विचारधारा काम कर रही है। तीसरा तर्क हमारा एक सवाल के रूप में है। हम शुरू से ये सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के दंगों के दौरान पुलिस पर हमला करने वाली बुर्काधारी महिलाएं भी शामिल थीं, और वो महिलाएं कौन हैं? अब इसका जवाब आ गया है, क्योंकि इन महिलाओं की पहचान कर ली गई है। दिल्ली के चांदबाग इलाके में जिस हमले में हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हुए थे, जिस हमले में DCP अमित शर्मा और ACP अनुज कुमार घायल हो गए थे, उस हमले के दौरान नकाब पहनकर शामिल हुई 6 महिलाओं की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पुलिस को उनके खिलाफ अहम सबूत मिल गए हैं। इन महिलाओं से आपको किसकी याद आती है? क्या यह सच नहीं कि बगदादी के जिहादी गैंग में शामिल महिलाएं भी यही रणनीति अपनाती थीं? इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये इन दंगा करने वाले लोगों को आप देख लीजिए, और इन्होंने पुलिस को किस कदर, पुलिस पर हमला करके कैसे पुलिस वालों को पीटा है, ये आपके सामने इस समय हम दिखा रहे हैं।
इसमें आप बुर्का पहने महिलाओं को भी देख सकते हैं इस वीडियो में। और हमारा चौथा तर्क यह है कि इस समय देश में एक तरह का गज़वाए हिंद चलाकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा जा रहा है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम ने कहा था कि वो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता है और भारत के चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मुसलमानों के कब्जे द्वारा असम को भारत से अलग करना चाहता है। अब आप ही सोचिए कि भारत को तोड़ने या भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का यह इरादा क्या कहा जाएगा, इसे हम क्या नाम दें? आप ऐसे लोगों को क्या सेकुलर कहेंगे? क्या इन्हें धर्मनिरपेक्ष कहेंगे? क्या ये दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं या फिर इन्हें जिहादी कहेंगे? आप ऐसे लोगों को भटकी हुई भीड़ कहेंगे या जिहादी कहेंगे? हमने तय किया है कि ऐसे जिहादियों को हम लगातार बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो ये कड़वा सच बोलना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को ये डर पीछे छोड़कर सही बात, सच्ची बात कहनी ही पड़ेगी। किसी भी धर्म का पालन करने वाले ऐसे लोगों को हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं जो देश को एक रखना चाहते हैं, क्योंकि जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसका किसी एक धर्म के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हम फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, ये कुछ आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग हैं, इनके दूसरे देशों के साथ नेक्सस है, इन्हें फंडिंग मिलती है और ये एक तरह का वैचारिक आतंकवाद इस देश में फैला रहे हैं, मीडिया के जरिए फैला रहे हैं, बाकी दूसरी चीजों के जरिए फैला रहे हैं। इसलिए देश को बांटने का इरादा रखने वाले जिहादियों को आज हम फिर से कहना चाहेंगे कि उनके विरुद्ध हमारा यह युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा।